हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनवायरो लर्न हब। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन की। जो सोलर रेडिएशन आ रही है उनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था कि मतलब जैसे हमने सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, पूरा सन के बारे में, उसका एटमॉस्फेयर हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद इंसोलेशन डिस्कस किया, इंसोलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ाई थी जो कि इससे सोलर रेडिएशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। एट लास्ट एक जो चीज़ बचती है वो है हमारी दैट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर जैसे हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं रेडिएशन की, जब सोलर रेडिएशन आ रही है अर्थ सरफेस के ऊपर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे, जैसे जिसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, कि कितना पार्ट अर्थ सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, इंसोलेशन को जो इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें वो अलग अलग फैक्टर है। कुछ लॉन्ग टर्म फैक्टर होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर होते हैं, कुछ लोकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो ना जो इंसोलेशन हम ना उसको एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। सो लेट मी टेक दिस वन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, कि कितना सोलर रेडिएशन अर्थ पे रिसीव हो रहा है, दैट इज़ द इंसोलेशन। अब ये ना एक्चुअल में एक टर्म होती है दैट इज़ अ सोलर कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है बट ये कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन एक ये रिलेटिव यूनिट है। मतलब हमें अगर इसको मेज़र करना है तो हमें कोई चीज़ को कांस्टेंट मानना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर, की एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी रेडिएशन रिसीव हो रही है। ठीक है, पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो देखो, हम सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सो फर्स्ट वन इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब हमें सभी को पता है कि एक तो सबसे पहला कि जो अर्थ जो होती है वो टिल्टेड फॉर्म है। टिल्टेड फॉर्म का मतलब ये है कि मान लो ये हमने अर्थ बनाया, ठीक है, तो इसका ये एक्सिस है। ठीक है, अगर हम वो देखें एकदम मिड से देखें तो ये एक्सिस होगा, लेकिन अर्थ हमारी क्या है, अब एक टिल्टेड उसमें रहती है। ठीक है, टिल्टेड फॉर्म में है। इट मीन्स कि ये एक एंगल बनाती है अपने एक्सिस से। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये जो टिल्टेड फॉर्म में है, यहाँ से ये है हमारा नॉर्थ पोल। अदरवाइज़ ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये इसके टिल्ट की वजह से तो यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज़ 23.5 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल है 66.5 डिग्री, ये कौन सा एंगल है कि जब ये हम इसका ऑर्बिट बनाते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेन भी बोलते हैं हम इसको। तो मान लो यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एंगल बनाएगी ना अपने ऑर्बिट के साथ, उसको हम बोलते हैं ये वाला एंगल 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एंगल होते हैं। ठीक है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, हमें पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से क्या होता है कि जब टिल्टिंग होती है और ये एंगल बनता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो रेडिएशन है वो पूरे अर्थ सरफेस पे एक तरीके की नहीं आते, क्योंकि वो टेढ़ी है, वो सीधी नहीं है कि यहाँ पे पूरा नॉर्थ पोल पे भी सेम आपकी रेडिएशन आ रही है और साउथ पोल पे भी आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे रेडिएशन आएंगी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक रेडिएशन आ रही है। तो इस तरीके से जो वेरिएशन रहता है, क्योंकि हमें पता है कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में एकदम उल्टा वो होता है ना, कि जहाँ पे ठंडा 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 with the plane of its orbit around the sun. The rotation of earth on this inclined axis has a greater influence on the amount of insolation received at different latitude. ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पे सन है, यहाँ से सोलर रेडिएशन आ रही, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 महीने दिन रहेगा। ठीक है, और उल्टा अगर हम उसी टाइम पे बात करें साउथ पोल की, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। तो ये इफेक्ट होता है इसका सोलर रेडिएशन का। इस वजह से भी हर मतलब पूरे अर्थ सरफेस पे जो वेरिएशन रहता है कि अलग अलग इंसोलेशन रहेगा। ठीक है, अलग अलग अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन रहेगी।
ठीक है। अब देखो सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सनरेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है, इंसिडेंस एंगल ये होता है जब भी कोई इंसिडेंट मतलब जो इनकमिंग रेडिएशन है, कोई इंसिडेंट रे है, वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस तरीके से अर्थ की शेप है, ठीक है, थोड़ी सी इलिप्टिकल, अगर हम बोले जियोइड शेप जिसको हम बोलते हैं, रिजेंबलिंग अ स्फीयर दैट सन स्ट्राइक द सरफेस एट डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट प्लेस। तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर मैं खुद से एक डायग्राम से ड्रॉ करके आप लोगों को समझाती हूँ। देखो इस तरीके से मान लो, ठीक है, यहाँ से सोलर रेडिएशन आ रही है, इस सरफेस पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे ये इस इतने सरफेस पे रिसीव हुई। वहीं अगर हम एकदम यहाँ इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे ये रिसीव हुई। तो इसका मतलब ये है कि एंगल कितना बना है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पे एकदम 90 डिग्री एंगल है। तो जो सोलर रेडिएशन आई, इन्होंने यहाँ से इनको शॉर्ट क्या था, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, ऊपर से ये स्मॉल एरिया में आई। ठीक है, मतलब वही रेडिएशन देखो तीन, मतलब मैं जस्ट अमाउंट ले रही हूँ कि 3 रेज यहाँ पे आई, 3 रेज यहाँ पे आई, लेकिन ये इस एरिया में आई, ये लार्ज एरिया में आई। ठीक है, तो इससे भी हमें पता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा क्या रहती है इंसोलेशन एज कम्पेयर टू पोल्स। तो यही फ़र्क है कि अगर एक तो इनको देखो, अगर किस सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी कम होगी। यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ज़्यादा रेडिएशन रिसीव होगी। उसी तरीके से जो ये स्मॉल एरिया है, वहीं अगर हम इस तरीके से देखें ये रेडिएशन, तो ज़्यादा एरिया, अब वही अमाउंट ऑफ रेडिएशन ज़्यादा एरिया में फैलेगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम रहेगी, और वही चीज़ कंसनट्रेटेड रहेगी एक छोटे से एरिया में तो ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको समझना है। अब देखो, सिंस द अर्थ इज अ जियोइड रिजेंबलिंग अ स्फीयर, द सन रेज स्ट्राइक द सरफेस एट डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट प्लेस, दिस डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक है, ये लैटिट्यूड की बात हो रही है, इधर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है। द हायर द लैटिट्यूड दैट लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस। अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री एंगल नहीं है, उससे कम एंगल बन रहा है यहाँ पे। द एरिया कवर्ड बाय द वर्टिकल रेज आर ऑलवेज लेस देन द स्लांट रेज। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये स्लांटिंग है, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी जो होती है। इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेज। तो यही तो मैंने आपको अभी बताया है। नाउ longer the path of the sun rays, greater is the amount of reflection and absorption of heat by the atmosphere. As a result, the intensity of the insolation is less. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो आप यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो भी आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चले आगे। चलो, तो हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? अगेन ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर कोई चीज़ एटमॉस्फेयर में आ रही है, ठीक है, रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस होंगी, क्लाउड कवर होगा, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, कितनी थिकनेस है एटमॉस्फेयर की, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली क्या है, इंसोलेशन आपकी कम रिसीव होगी। ठीक है, नाउ दे रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट, हमें पता है ये सारी चीज़ें, ऑल्दो हम डिस्कस भी करेंगे जब हम आगे एयर पोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, थिक क्लाउड हिंडर द सोलर रेडिएशन टू रीच द अर्थ सरफेस, सिमिलरली वाटर वेपर एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन, क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है, हमें पता है कि ये एब्जॉर्ब करती है, तो ये भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। उसके बाद है बेटा प्रिवेलिंग विंड्स। अब प्रिवेलिंग विंड्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन फ्रॉम विच इट पासिस। तो प्रिवेलिंग विंड का यही मतलब है कि मान लो अगर हम सी ब्रीज की बात करेंगे जो सी की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। जब सी ब्रीज है तो ठंडी होंगी, तो उसकी वजह से भी इंसोलेशन के ऊपर क्या रहेगा, आपका इफेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग मैंने आपको लोकल विंड्स भी पढ़ाई है, लू है तो ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई विंड्स होती हैं। अब जो नेक्स्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इससे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कई बार। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पे हम ये डायग्राम भी समझेंगे। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन अर्थ फ्रॉम सन अफेक्ट द इंसोलेशन, बट द फैक्ट इट हैव अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द इंसोलेशन। ये ऑल्दो इफेक्ट करता है लेकिन इसका इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि खाली सन इसके पास आ गया, अर्थ के पास तो बहुत रेडिएशन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। Now the perihelion of any orbit of celestial body about the sun is the point where the body come nearest to the sun. पेरीहिलियन आपको याद रखना है, पी से पास और पी से पेरीहिलियन, मतलब जब सन अर्थ के पास होगा उसको हम बोलेंगे पेरीहिलियन। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस कम है, ठीक है। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एपीलियन। एपीलियन जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या है, दूर है, विच इज़ अ पॉइंट वेयर द सेलेस्टियल बॉडी इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ओके, ये यहाँ पे बताया कि कितना कितना डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सन एट पेरिलियन अराउंड जनवरी 3rd। तो 3 जनवरी को सन जो है अर्थ के सबसे पास होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर सर सबसे पास होता है तो फिर
मतलब उस टाइम पे अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे विंटर कैसे, मतलब हमें तो गर्मी नहीं लगती है, ऐसा होना चाहिए, बट इसका रीज़न है वो टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से वहाँ यहाँ पे क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और नदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो उस टाइम क्या चल रहा होता है, ये समर सॉलिस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 जनवरी की नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है, और सदर्न में समर है, जो टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें, अप्रैल जब दूर होता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी आपकी, समर रहेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर रहेंगी। तो ये चीज़ आपकी, ये है लाइन ऑफ सॉलिस्टिस। तो ये आपको याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, एकदम इक्वल इक्विनॉक्स जिसको हम बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा, और ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सनस्पॉट। सनस्पॉट जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जितने ज़्यादा सनस्पॉट होंगे उतना ज़्यादा रेडिएशन रहेगा, ठीक है। ये सनस्पॉट कूल एरियाज होते हैं, इनके आसपास बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है, ठीक है। इनके अंदर कम टेम्परेचर होता है देन द क्रोमोस्फियर। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इंक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ सनस्पॉट इंक्रीजेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये मैं आपको सन में, जब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ डे। हमें पता है कि ड्यूरेशन ऑफ डे मतलब सन रेडिएशन वेरी करती है ना, सीजन से टू सीजन भी वेरी करती है, ठीक है। लॉन्गर दैट, अगर जैसे गर्मियों में का टाइम अगर हम देखें तो दिन, हम बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा दिन होता है, तो उस टाइम क्या है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव होगी। वहीं हम सीजनल चेंजेस की बात करें तो सीजनल, ये टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से, जैसे समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस मैंने आपको बताया, द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेज द सदर्न हेमिस्फीयर टू रिसीव डायरेक्ट 90 डिग्री सोलर रेडिएशन, while the northern hemisphere receive the less solar radiation। तो टिल्टिंग की वजह से ये मेनली होता है, ठीक है। कुछ लोकल फैक्टर भी है, जैसे क्लाउड कवर, जैसे हमने डिस्कस किया। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स है तो इंसोलेशन कम रिसीव होता है ना, कि जो मतलब अगर हम सिटीज़ की बात करें तो इंसोलेशन कम होता है, वहाँ पे आपको धूप दिखाई ही नहीं देती है, ठीक है। तो धूप इन द सेंस का ये नहीं है कि सन से रेडिएशन नहीं आ रही, इंसोलेशन है कि और अर्थ सरफेस पे कितना रिसीव हो रही, तो आपको रेडिएशन और इसके बीच में, इंसोलेशन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये दिमाग में आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको अब क्लियर हो गई होंगे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे ना क्वेश्चन बनते हैं, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन बनते हैं और बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि लास्ट अभी जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा भी था पेरिहिलियन और एपिहिलियन क्या होता है, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको, अगर आपने ये अच्छे से समझा होगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।